हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज काफ़ी दिन बाद मैं ये एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आज मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का। पहले सोचा कि सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एग्ज़ाम्स आ गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो गए और मेरे ख्याल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एमपी में हैं सब तरफ एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक बनाएं कि क्या बनाएं। लेकिन जब से एग्जाम्स अनाउंस हुए हैं लगातार स्टूडेंट्स के इतने कॉल्स आ रहे हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आप बताइए कैसे लिखे जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सके। तो मैंने सोचा कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक तो क्लास में होते ही हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी इसलिए वीडियो भी इतने फ्रीक्वेंटली नहीं बन पा रहे थे। मैंने सोचा कि वो सब तो क्लास में होता ही है जो कई बार हम क्लास में नॉर्मली बताते हैं लेकिन सम अप करके एक साथ एक जगह नहीं बता पाते, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को कि बताना कि उन्हें एग्ज़ाम में आंसर लिखना कैसे है ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सके। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को आता है, वो टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, उनकी नॉलेज भी पूरी होती है लेकिन वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते, जिस वजह से उनके एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो केवल आपको ये बताने के लिए लाई हूँ कि आपको आंसर लिखना कैसे है। मेरा वीडियो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन विशेष तौर से जो हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो भी लाइफ साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी प्यार आप लोगों का मुझे मिला है पिछले एक साल में, हालांकि मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी तो भी मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि न सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट के, मेरे यूनिवर्सिटी के, बल्कि बाहर के भी बहुत से सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, लोगों ने वीडियो अप्रिशिएट की। तो मैं कोशिश करूंगी कि बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं, हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो आप लोगों को ये छोटी सी एक जो मेरी कोशिश है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स से पहले तो कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे शेयर करें मैक्सिमम, और सारे टीचर्स, जो भी कलीग्स, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी या कहीं का भी स्टाफ इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स में इसे मैक्सिमाइज करे, इसे रेसिप्रोकेट करे। छोटी छोटी सी बातें जो बच्चे भूल जाते हैं, वही क्वेश्चंस कि मैडम कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, कितना लिखना है उसमें, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विक्रम यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, दे आर कंडक्टेड एट 2 लेवल्स। एक तो यूजी लेवल के एग्जाम्स होते हैं जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, जिसमें आपका बीएससी, बीए, बी फार्मा एक्सेट्रा ये सब कोर्सेज आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज आते हैं। और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि जिसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री वाले कोर्सेज आते हैं या उससे हायर पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूजी में जो हमारे यहाँ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, हालांकि हर डिपार्टमेंट का पैटर्न थोड़ा बहुत अलग हो सकता है यूजीपीडी में। वैसे यूजी में इस बार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हुई है और काफ़ी इनोवेटिव वर्क भी हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में। हमारे वाइस चांसलर साहब के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छा काम, हमने नई नई चीज़ें, बच्चों ने, कई डिपार्टमेंट के बच्चों ने प्रोडक्ट वगैरह भी बनाए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी को हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले फॉलो किया है। तो यूजी का जो पेपर पैटर्न होगा वो लगभग मेरे ख्याल में सेम होगा, चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी ऑनर्स बॉटनी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी ऑनर्स बायोटेक के स्टूडेंट हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी में जितना भी पीजी रन हो रहा है बीएससी वाला, उन सब का पैटर्न मेरे ख्याल में सेम होगा। मेरे हिसाब से उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के, है ना। एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से होगा। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। इनका आंसर आपको केवल 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट ऑफ दी जगह आपको 4 मार्क के मिलेंगे। ये भी 5 क्वेश्चन होंगे। यदि आपके सिलेबस में
5 यूनिट्स हैं तो 5 क्वेश्चन होंगे। यदि 4 है, कहीं कहीं 4 भी हैं, तो वो अकॉर्डिंगली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा, बट ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। और जो मेरे डिपार्टमेंट के जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पैटर्न है, ये मैंने उनके हिसाब से डाला है। चाहे आप MSc BSc जूलॉजी कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, यूजी में आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना। देन 5 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एंड 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में आपको ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, और जो वेरी शॉर्ट आपके क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें केवल आपको 1 वर्ड में आंसर देना होगा या 1 लाइन में आंसर देना होगा, या फिर आपको हो सकता है MCQ भी हो, है ना। आप PG की यदि बात करें तो PG में ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं आता है, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है। सीधे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क का, और आई थिंक 10 मार्क का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। कितना लिखना है मैडम, ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, कितना लिखना है, कहाँ हमें अपने आप को रोकना है। तो ये इसी का जवाब देने के लिए मोस्टली ये वीडियो था कि देखिए ऐसा नहीं है, साइंस की जो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें आपको कोई कथाएं नहीं जापनी है, बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं भरने हैं, लेकिन ये है कि यदि मैंने देखा है कि जो CBSE स्कूल से स्टूडेंट आते हैं, यदि आपको पूछा गया 2 मार्क में व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की 2 लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये नहीं चलेगा। यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल आप 2 लाइन में ही लिखिए, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आप 2 लाइन में ही लिखेंगे। लेकिन यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी या एक्सप्लेन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको एटलीस्ट इसमें वर्ड लिमिट दे रखी है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक, यदि आप कैलकुलेट करेंगे लाइन वाइज वर्ड से इंटू करके, तो इट विल कम अराउंड 1 पेज। अप्रॉक्सीमेटली आपको उसमें बताना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हल्का सा उसका स्कोप एंड एप्लीकेशन, है ना। थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव होना है, लेकिन भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, पन्ने नहीं भरने, स्टिक टू द पॉइंट एंड बी प्रिसाइज, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बच्चे अटेम्प्ट करें, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड की, यदि आर्ट्स वाले भी कर रहे हैं तो ये तो आर्ट, मेरे ख्याल में ये बात आर्ट्स में भी जाती है कि यू स्टिक टू योर पॉइंट। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर से भटकना नहीं है, जो आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन के आंसर को आप प्रिसाइसली आंसर करिए। साइंस के जो बच्चे हैं वो 8, मतलब ये लिमिट तो सभी के लिए कॉमन होगी 800 वर्ड्स तक, मेरे ख्याल में अराउंड 3 to 4 पेजेस आपके आएंगे। लेकिन इसके अंदर साइंस के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि ट्राई टू बी डायग्रामेटिक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, और जितना ज़्यादा आप एग्जामिनर के लिए आसान करेंगे आपके आंसर को पढ़ना, उतने ज़्यादा आप मार्क्स अटेन करेंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें सिखाते थे कि मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर। जितना आसान आप एग्जामिनर के लिए अपनी कॉपी को करेंगे, उतनी आसानी से वो आपको नंबर्स देगा, उतना दिल खोलकर वो आपको, हाँ लेकिन ब्लफिंग नहीं चलेगी। आपको जो पूछा गया है उसी का, जैसे अगर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा गया, तो आप हार्ट की फिजियोलॉजी नहीं लिख सकते, आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द एग्जामिनर, लेकिन मेक इट इजी फॉर हिम। जितना आसान उसके लिए करेंगे उतना बेटर होगा। तो आपका जो लिमिटेशन रहेगा वो 3 पेजेस के करीबन रहेगा। डायग्राम यूज करें, फ्लो चार्ट्स यूज करें, डायग्रामेटिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप लोग यूज करें, साइंस के स्टूडेंट हों या आर्ट्स के भी हों। तो डायग्रामेटिक, मुझे ध्यान है मैंने जब लॉ का भी एग्जाम दिया था कुछ समय पहले, तो उसमें भी डायग्रामेटिक मोड, फ्लो चार्ट मोड को मैक्सिमम यूज किया था, और उसने मेरे को काफ़ी पोजीशन बनाने में मदद की थी। सो आई गेस कि कोई भी स्टूडेंट जो इसे देख रहा है वो एक बात बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखे कि जितना आप डायग्रामेटिक मोड देंगे उतना आपका भी टाइम बचेगा, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उतना चेक करने वाले के लिए भी आसान होगा, वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊं तो कभी भी कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा भरी हुई कॉपी एक्स्ट्रा अपने पन्ने भर रखें। बच्चों की ये साइकोलॉजी होती है कि मैंने सप्लीमेंट्री कॉपी ली, मैंने 2 ली, मैंने 3 ली, तो उसने 3 ली, उसका ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ, ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट्री कॉपी विल नॉट डिसाइड योर मार्क्स।
योर कंटेंट ऑफ द आंसर विल डिसाइड योर मार्क्स। आपने आंसर में जो कंटेंट लिखा है, आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है, वो आपके मार्क्स डिसाइड करेगा। और ये भी बता दूं कि आप लोगों को यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में और मोस्ट ऑफ दी जगह में अब जो ट्रेंड हो गया है, यू विल नॉट गेट सप्लीमेंट्री कॉपीज़। ठीक है, शायद 50 एक पेज की एक सिंगल कॉपी मिलती है, उसी में आपको आपका पेपर फिनिश करना है। सो मैनेज योर स्पेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं कुछ जनरल बातें जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बताती हूँ, मेरे ख्याल में आप सब जिस भी डिपार्टमेंट के हो, जहाँ के भी स्टूडेंट हो, आपके टीचर आपको पढ़ाते समय ये सब बातें ज़रूर बताते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है आप लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती है वही भूल जाते हैं और बाकी सारी बातें आपको बस पैनिक करने की याद रहती है। तो मैंने इसीलिए यहाँ उन बातों को समअप किया है। आप मेरी इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को, अलग से भी मैं स्क्रीनशॉट लेके इसे सारे सोशल मीडिया पे और ग्रुप्स में डालूंगी, लेकिन आप इसे बिल्कुल ज़रूर ध्यान दें। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने बनाई हैं, ये काफ़ी स्टडी करने के बाद और अपनी यूनिवर्सिटी की काफ़ी रिसर्च करने के बाद कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स अटेन करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सब अटेन करने के सिंक्रोनाइज करने के बाद मैंने बनाई। सबसे पहली जो बात है, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करें। और का ऑप्शन कहाँ है वो आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैंने कई बार इंटरनल असेसमेंट की कॉपीज़ में भी देखा है और कई बार कॉपी में देखा है, और एक बार मैंने खुद भी अपनी एमएससी के दौरान ये गलती की थी कि जिन दो क्वेश्चंस के बीच में और का ऑप्शन था, वो और मुझे दिखा ही नहीं, पता नहीं मैं किस ध्यान में थी, और मैंने वो दोनों अटेम्प्ट कर दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल और था तो मुझे ध्यान नहीं रहा और वो दोनों अटेंड कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा छोड़ दिया। तो ये बेवकूफ़ी किसी भी सोच में आप मत करिएगा, इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। जहां और दिया हुआ है, जहां ऑप्शन है, उसे अच्छे से देखिएगा। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिएगा कि क्या पूछा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि यदि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पर ही नंबर मिलेंगे। बाकी आप कुछ भी ब्ला 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 रामायण लिख दीजिए, फंक्शन ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कैसे हार्ट में आया ब्लड, कैसे फ्लो किया, यू विल नॉट गेट मार्क्स। आपको स्ट्रक्चर पूछा है, थोड़ा सा फंक्शन एक्सप्लेन करें जस्ट टू इलैबोरेट, वो ठीक है, बट यू विल गेट मार्क्स ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं लिखा और दुनिया भर की रामायण लिख दी, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि वहाँ से स्टार्ट करिए जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मुझे 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बेस्ट आता है तो मैंने 3 में से 1.5 घंटा उसी क्वेश्चन पे दे दिया, इससे मैं वहीं माइनस हो गई। ठीक है, यदि मेरे हिसाब से अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं तो क्योंकि मैंने तो आज तक विक्रम यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए सब में कहीं ना कहीं पोजीशन बनाई, इसलिए मैं एक मूल मंत्र आपको दूँ, पेपर छोड़ना क्राइम होता है। पेपर कभी नहीं छोड़िए, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरा अटेम्प्ट करिए। यदि आपने इतना कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि 60% तो आपने वहीं सेव कर लिया, और अगर आपने पेपर छोड़ दिया तो 100 में से आप 20 वहीं लेस हो गए, एक क्वेश्चन छोड़ा या जो भी छोड़ा उतने मार्क्स आपके वहीं लेस हो गए। सो प्लीज़ डू नॉट लीव योर पेपर, कंप्लीट योर पेपर, और उसके लिए यू हैव टू मैनेज योर टाइम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इतने समय से बच्चों की कॉपियाँ देख रही हूँ, बच्चों से बात कर रही हूँ, यही प्रॉब्लम होती है कि मैडम हमारा स्पीड नहीं मेंटेन हो पाया। और ये वीडियो इस समय बनाने का एक बहुत बड़ा कारण और था कि 2 साल से बच्चों ने एग्जाम्स लिखे नहीं हैं, अभी तक आप लोग जनरल प्रमोशन या ओपन बुक से आए हैं। सो यू हैव लॉस्ट योर हैबिट ऑफ राइटिंग एग्जाम्स, सो दैट इज वाई इट वॉज नीड ऑफ द आवर टू रिकलेक्ट, रीजनरेट दिस फीलिंग इन टू यू पीपल। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस समय आप लोगों को इन टिप्स को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग 2 साल से पेपर लिखे नहीं हैं, राइटिंग स्पीड्स कम है। इंटरनल असेसमेंट की कॉपियों में भी मैं ये चीज़ देख रही थी कि आप लोगों का जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, नहीं छोड़ना है। अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें 15 से 20 मिनट में करिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन कंप्लीट 5 या 4 जो भी है उनके लिए 1 घंटा रखिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तकरीबन 1.5 घंटा रखिए, और 10 से 15 मिनट लास्ट में ज़रूर बचाइए, एटलीस्ट 10 मिनट ये देखने के लिए कि आपने कुछ स्किप तो नहीं करा है, आपने कुछ छोड़
छोड़ा तो नहीं है, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत तो नहीं लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव चाहे तो आप सोचें और आराम से, जिनको ऑब्जेक्टिव आते हैं वो लास्ट में करें, मतलब जिन क्लासेस में यूजी में जहाँ ऑब्जेक्टिव होते हैं आप लास्ट में अटेंड करें, उसके मार्क्स भी कम होते हैं पर फुल मार्क्स होते हैं, सोच के आंसर दीजिए। सो टेक योर फुल टाइम। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जब भी क्लास लेती हूँ इस पर मैं कंटिन्यूसली बच्चों को इनिशिएट करती हूँ कि ये आप ज़रूर करें। प्लीज़ आप आंसर का सिनॉप्सिस ज़रूर बनाएं। सिनॉप्सिस का हिंदी अर्थ है रूपरेखा। इसका मतलब होता है अगर मैं किसी टॉपिक पे लिख रही हूँ तो उस टॉपिक में मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे मैंने आगे एग्जांपल से समझाया है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम यदि टॉपिक है तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या क्या पॉइंट मैंने सब पॉइंट इंक्लूड किए हैं, उन सब पॉइंट्स को इसके अंदर मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी, है ना। मतलब कि इंट्रोडक्शन, फिर कौन कौन से, अभी जब आगे मैंने एक सिनॉप्सिस बना के दिखाया तो आई विल एक्सप्लेन कि सिनॉप्सिस क्या है। सिनॉप्सिस मीन्स आप आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, ये आप ज़रूर दें, चाहे आप छोटे क्वेश्चन में भी दें और बड़े में भी दें। मतलब वेरी शॉर्ट में नहीं चाहिए, लेकिन शॉर्ट में भी इसे देने की कोशिश करें विद ऑफकोर्स मैनेजिंग योर टाइम, और लॉन्ग में भी इसे देने की कोशिश करें। सिनॉप्सिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो मैं शुरू से कह रही थी कि आप एग्जामिनर के लिए पूरा एक जिस्ट दे सकते हैं सिनॉप्सिस के माध्यम से, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपको पूरा आंसर आता है। यदि आपका सिनॉप्सिस अच्छा है, आई एम 100% श्योर कि एग्जामिनर आधा तो आपसे वहीं इंप्रेस हो जाएगा। उसके आगे वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि आप आंसर का कंटेंट जानते हैं, ठीक है। देन सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ करें। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड करिए। जैसा मैंने ऊपर भी बताया था, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस एंड डिवाइड योर आंसर इन पॉइंट्स। ये भी मैं आगे समझाती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश की है। हाँ, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूँ। एग्ज़ाम्स में आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, रेड को थोड़ा कम यूज़ करिए, लेकिन बाकी सभी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, यदि कलर्ड डायग्राम बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर कलर्ड डायग्राम में कुछ तो भी बना देंगे नहीं चलेगा। साइंस के स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें कि आपका डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में डायग्राम है आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसके नीचे कैप्शन दें डायग्राम का कि आपका डायग्राम कहना क्या चाहता है। मैं साइंस के स्टूडेंट्स को तो विशेषतर बता दूं कि आप जो भी डायग्राम, अगर आपका डायग्राम ही अच्छा है और अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, तो आप लिखना बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। डायग्राम अगर आपका वेल एक्सप्लेनेटरी है तो यू विल गेट मार्क्स, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा उससे क्वेश्चन में कवरिंग मिलेगा। और जो दूसरे जिन लोगों के डायग्राम नहीं है वो भी कुछ फ्लो चार्ट्स या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें कलर्ड पेन का इस्तेमाल करके, तो आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन इससे क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मैंने बताया था नहीं मिलेगी, तो आपका आंसर प्रिसाइज हो, एक्सप्लेनेटरी हो, है ना, उसका कंटेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो, और फालतू की बातें नहीं लिखनी है, स्टिक टू दी पॉइंट, है ना। देन आप हेडिंग, जैसे मान लीजिए अब टाइम कम पड़ रहा है, या मैंने कोई टॉपिक आपको, किसी भी टीचर ने आपको कोई टॉपिक 4 नंबर के हिसाब से पढ़ाया था, अब वो आपको आ गया 2 नंबर में, आप क्या करेंगे, आप उसके हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो छोटे नहीं करेंगे, सारे हेडिंग और सब हेडिंग इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो उसका कंटेंट है अंदर का जो मैटर है उसे छोटा कर देंगे। कुछ क्लासेस से मुझे ये भी पूछा जाता है कि मैडम आपने बहुत बड़ा नोट दिया है, आपको जो नोट दिया है वो 10 या 12 नंबर के हिसाब से है, और अगर आपको हम 10 लाइन देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको 10 में से 4 या 5 ही याद रहेगी, मैं मैटर ही कम दूंगी तो आपका फिर और छोटा हो जाएगा। पर अगर मैंने ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से तैयार किया है, या किसी भी टीचर ने ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से आपको तैयार कराया है और आपको कम मार्क में वो क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग नहीं छोड़िए, अंदर के कंटेंट को बिल्कुल 10 लाइन का कंटेंट है तो 2 लाइन का कर दीजिए। हेडिंग सब हेडिंग जितनी अच्छी होगी आप एग्जामिनर का काम उतना आसान कर रहे हैं, उतना उस पर अपना मार्क बना रहे हैं, ठीक है। आंसर के लास्ट में मैं सिनॉप्सिस से भी समझाऊंगी, आंसर को कंक्लूड ज़रूर करें, आंसर का कंक्लूजन देना, और रेफरेंसेस यानी आपने कौन सी किताब इस्तेमाल करी है आंसर लिखते समय, पढ़ते समय, उसका नाम देना। अब ये मत लिख देना अगर किसी मैडम के नोट्स हैं या सर के नोट्स हैं तो उसका नाम आप नहीं लिखेंगे, आप सभी के सिलेबस के पीछे एक रेफरेंस की लिस्ट है, हर पेपर के पीछे एक रेफरेंस की लिस्ट है, संबंधित टीचर से पूछिए उसमें से कौन सी रेफरेंस सूट होंगी, अगर तो वो उन्हीं से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें से आप कोई भी 1-2 रेफरेंस के नाम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके लिए मैंने एक्चुअली ये पूरा वीडियो बनाया है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए। पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो आधी जंग आप वहीं जीत गए, है ना। तो वो मत करिए, बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ना एक क्राइम होता है, क्राइम मत करिए आप, है ना। इसके बाद मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर। जैसा मैंने बताया आपको कि एग्जामिनर को काम आप जितना आसान करेंगे, क्योंकि यूटीडी में तो ठीक है, लेकिन कॉलेज लेवल पर जैसे अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट से बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं, तो एग्जामिनर एकदम इतना माइन्यूटली, मतलब आप हर चीज़ को पढ़े उससे ज़्यादा वो पसंद करता है कि उसको एक जिस्ट मिल जाए आंसर। जो लोग कंटिन्यूस कॉपी चेकिंग करते हैं वो ये जानते हैं कि कॉपी की आभा देखकर, कॉपी का आप एक पन्ना देखकर बता सकते हैं कि इसको आता है या नहीं। किसी भी एक्सपीरियंस टीचर की ये खूबी होती है कि वो भाप सकता है कि लिखने वाले ने लिखा है या बेवकूफ़ बनाया है। वो आपका अंडर का मैटर भी आपके शुरू के पेज को देखकर ही समझ जाएगा। तो आप जो लिखें वो ऐसे लिखें कि आप एग्जामिनर का काम आसान करें। यदि आप एग्जामिनर का काम आसान करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा मार्क बनेगा, ठीक है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा अचानक मध्य प्रदेश शासन का ऑर्डर आने के कारण अचानक से एकदम डेट्स आई, तो बच्चे पैनिक करें। प्लीज़ पैनिक मत करिए, आंसर लिखते समय भी आप पैनिक मत करिए। पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। आप आराम से अपना दिमाग काम रखकर अगर लिखेंगे, समझ कर अगर लिखेंगे, हाँ कॉपी खाली मत छोड़िए, बट दैट डजंट मीन कि पिक्चर के गाने लिखे हैं, नहीं। आप थोड़ा भी रेलिवेंट लिखेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। खाली कॉपी पे आपको कोई नंबर नहीं दे सकता। थोड़ा भी आप रेलिवेंट बात लिखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पैनिक नहीं करिए, स्टे काम, और जो पूछा गया है उसी का जवाब दें। ये मैंने एक टॉपिक लिया है इम्यूनोलॉजी का, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारे यहाँ एमएससी बायोटेक में भी चलता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी कहीं चलता है, हर जगह ये इम्यूनोलॉजी का पेपर काफ़ी जगहों पर है। तो ये सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया सिनॉप्सिस किसको कहते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन, मेरे आंसर में क्या क्या पॉइंट होंगे, इंट्रोडक्शन, फिर मैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को बताऊँगी, फिर मैं ये सब पॉइंट 3 कवर करूँगी, कौन कौन से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं वो बताऊंगी, फिर इनका कंपैरिजन बताऊंगी, फिर रीसेंट स्टडी, इसको मैं अभी समझाती हूँ इसका क्या मतलब है ना, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मेरा, जैसे मैंने इसे तैयार किया है 10 मार्क के हिसाब से, ये आ गया मुझे 5 मार्क में, मेरा सिनॉप्सिस नहीं बदलेगा, सिर्फ मैं जो डिस्क्रिप्शन दूंगी ना थाइमस का, बर्सा फेब्रिशिस का, बोन मैरो का, ये शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ ये 10-10 लाइन का होना चाहिए था, ये 2-2, 3-3 लाइन में सम अप होगा, लेकिन मेरे हेडिंग कम नहीं होंगे। बिलीव मी, यदि ये आप करेंगे तो आप खुद मतलब देखेंगे कि इससे आपके मार्क्स में काफ़ी आउंस आएगा, ठीक है। अब एक बात मुझे यहाँ और समझानी थी, रीसेंट स्टडी, ये जो पॉइंट है इसे बीएससी वाले इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे एमएससी के वो बच्चे जो पोजीशन बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, यहाँ मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो सिर्फ पास होने के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो पोजीशन बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, ये वो बच्चे जो सच में पढ़ने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनको मैं एक डिफरेंस बता दूं कि जब भी कोई टॉपिक बीएससी में पढ़ाया जाता है, कई बार टॉपिक सेम होते हैं तो वो सिर्फ एलिमेंट्री होता है, लेकिन जब कोई टॉपिक एमएससी में पढ़ाया जाता है तो वो एलिमेंट्री बेसिक होने के साथ साथ जैसे अगर मैं 2022 में पढ़ा रही हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि 2022 तक उस टॉपिक में क्या काम हुआ है ये भी आपको बताया जाए। आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैंने जो लास्ट ईयर अपलोड किए थे उन सब में 2021 तक का आपको डेटा मिलेगा कि किस टॉपिक पे क्या काम हुआ है। तो जो बच्चे पोजीशन बनाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं उनको मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप अगर कर सकें, आई नो टाइम बहुत कम है, आप अगर कर सकें तो ये एक पॉइंट ज़रूर ऐड करें, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा। थोड़ा सा ही ऐड करें लेकिन इसको ऐड करें। एमएससी में कोई भी टॉपिक इसी लेवल पर पढ़ना चाहिए या पढ़ाया जाना चाहिए कि जिसमें अपने को अपन यहाँ तक बता सके। बहुत सी बार क्या होता है
होता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते तो फिर हम लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे इस लेवल तक डील करेंगे कि अभी तक कहाँ रिसर्च हुई, कहाँ तक उस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, वो एक पॉइंट छोटा सा रिसेंट 4-5 लाइन में दे सके तो इट विल बी गुड। नहीं दे सके तो यू कैन स्किप ऑल्सो, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी बट दिस इज़ गुड फॉर क्रिएटिंग योर इम्प्रेशन। फिर कंक्लूजन तो मैंने आपको बताया है कि लास्ट में टॉपिक कंक्लूड करें, और फिर रेफरेंसेस। और ये जैसे मैं ऊपर एक पॉइंट बोली थी कि आप इंट्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, उसके बाद जब आप मेन पॉइंट्स डिस्क्राइब करने जाते हैं तो अगर उसे आप पैराग्राफ में लिखने की बजाय पॉइंट्स में स्प्लिट अप करके लिखेंगे तो अगेन यू आर मेकिंग इट ईजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक। मैं जब पढ़ती थी तो मैं इसी तरह से लिखा करती थी और मुझे बिलीव मी इसका कभी कोई नेगेटिव असर नहीं आया, पॉजिटिव ही आया हमेशा। आप स्प्लिट कर रहे हैं अगर इसको पॉइंट्स में तो आपको भी याद करने में आसानी होगी जब आप आंसर लर्न करेंगे। आंसर को क्रैम मत करिए, है ना, समझ के अपना फॉर्मेशन करने की कोशिश करिए सेंटेंस का। रटेंगे तो भूलेंगे, अपना फॉर्मेशन करेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पॉइंट्स में याद करेंगे तो आपके लिए भी आसान है, और अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है उसका भी काम आपने बहुत आसान कर दिया। जहां आपने उसका काम आसान करा आपने वहीं आधी लड़ाई जीत ली, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। इसी के साथ वीडियो मैंने सोचा था ज़्यादा लंबा नहीं हो क्योंकि बच्चों के पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा देख सकें, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो कहीं ना कहीं 25 मिनट क्रॉस कर ही जाते हैं। लेकिन मुझे लगा आप लोगों तक ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो विक्रम यूनिवर्सिटी की या कहीं के भी अलग अलग कॉलेजेस से, डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उन तक ये बातें इस समय पहुंचाई जानी बहुत ज़रूरी थी। तो मेरी तरफ से मैंने एक ये छोटा सा एफर्ट दिया है आप लोगों को इन चीज़ों से, राइटिंग टिप्स से रूबरू कराने का। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस का कोशिश करूँगी कि अलग से भी एक स्लाइड बनाऊँ और उसको अलग से एक स्क्रीनशॉट लेके अलग से उन इंस्ट्रक्शंस को भी सभी सोशल मीडिया पर डालूँ। आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू very very much.